हैप्पी न्यू ईयर भाई सबको। आप लोग भी फैमिली हो तो हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए कि मतलब सबका हैप्पी हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कुछ प्रैक्टिकल बात करने के लिए मैं जाना चाहता हूँ। तो क्या कर सकते हैं ऐसा 2026 में, क्या चेंजेस कर सकते हैं। आप सब लोग ट्रेडर हो, अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ, ट्रेडिंग लाइफ, ओवरऑल हम ग्रो कर सकें 2026 में, है ना। तो वो सब आपसे शेयर करूंगा कि आपको भी डेफिनेटली वो हेल्प करेगा 2026 में। जो मैं खुद अडॉप्ट करता हूँ ना, मैं से यहाँ प्रवचन नहीं दूंगा, जो मैं खुद हूँ वही बात करूंगा, है ना। इवन ट्रेडिंग में 2026 के लिए कुछ आदतें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। ये चीज़ें आप बदलोगे प्रैक्टिकली आप उसमें पॉजिटिव चेंजेस देखोगे अपनी ट्रेडिंग हैबिट्स में। हम सब ग्रो करना चाहते हैं ना, हम सब अच्छा बनना चाहते हैं, 2026 अच्छा हो सबका, ये हम सब चाहते हैं, है ना। हर कोई हीरा बनना चाहता है। लेकिन आप ये देखो कि जब माइनिंग होती है सोने की, हीरे की, तो बड़े बेकार से शेप में मिलता है हीरे सोना, है ना। मिट्टी मिट्टी लगी होती है, कई डिकेड्स पुराने उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मतलब डर्टी होते हैं। फिर उनको धोया जाता है, साफ़ किया जाता है, हाँ, केमिकल से साफ़ किया जाता है। फिर कुछ चमक आती है, फिर उनके जेवर वगैरह या जो भी है वो यूज़ में आते हैं, तराशा जाता है हमें। तो पहले तो जो गंद है ना उससे बाहर निकलना पड़ेगा। आप चाहते हो 2026 में हीरा बन के निकलो, तो पहले तो जो गंद है लाइफ में, है ना, आसपास, इससे बाहर निकलना है। पहला, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आप एक झील में जहाँ पे मगरमच्छ है, आप वहाँ पर अगर रह रहे हो तो आप क्या ग्रो करोगे। आपका ज़िंदगी डर में ही निकल जाएगी, है ना, कि ये काटा तो वो काटा, अब काटा, दिन में काटा, रात में काटा। आपको मगरमच्छ के रूल के हिसाब से उस झील में रहना पड़ेगा। तो पहले तो उस झील से बाहर निकलो, है ना, वो गंद से बाहर निकलो, तब तो सांस ले पाओगे ठीक से। ग्रो करना तो दूर की बात है। देखो यार, ये कुछ बात बताऊंगा मैं, बहुत लोग होते हैं जिनके दोस्त कम होते हैं या दोस्त नहीं होते हैं, है ना, बहुत छोटा सर्किल रखते हैं। मैं एक चीज़ बहुत कम उम्र से समझ गया था, जितनी छोटी दुनिया रखो अपनी, जितना छोटा सर्किल, उतना खुश इंसान रहता है। इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे MS धोनी का सर्किल बहुत छोटा है, ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं उसके दोस्त कौन हैं, कितने हैं। वो सेलिब्रिटी है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अपनी दुनिया वो छोटी रखता है। और जो लोग बहुत एक्सपोज करते हैं, फ्लॉन्ट करते हैं, है ना, जैसे वो युजवेंद्र चाहल हो गया इंस्टाग्राम पे, और कितने कितने से हार्दिक पांड्या हो गया, और बताइए तो इसमें बॉलीवुड में कितना शो ऑफ करते हैं लोग, बड़ा ये पार्टी वो पार्टी, ये भी दोस्त वो सब। इनका क्या होता है ना, बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो जिन लोगों के दोस्त कम होते हैं ना, वो बहुत सिक्योर्ड लोग होते हैं, वो अपने आप में खुश हैं, है ना। उनको ज़रूरत नहीं है लोगों की कि यार इससे दोस्ती कर लूँ, कभी ये काम आ जाएगा मेरे, है ना, कभी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी उधार दे देगा, इससे दोस्ती कर लेता हूँ। कभी मुसीबत में फंस गया, कहीं रोड में गाड़ी पेट्रोल ख़त्म हो गया तो भाई आ जाएगा, है ना, उससे दोस्ती कर लूँ तो वो उस काम आ जाएगा। ये दुनिया ऐसे ही चलती है ना, गिव एंड टेक। तो जिन लोगों के दोस्त कम होते हैं ना, वो गिव एंड टेक पे भरोसा नहीं रखते, है ना। उनके पास गिव वाली चीज़ ज़्यादा होती है, टेक का उनका कोई वो नहीं रहता। तो हमेशा उन लोगों को बहुत हाईली रेट करो जो आइसोलेशन में रहते हैं। उनका किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, उन्हें ज़रूरत नहीं दोस्ती की। हाँ, कोई आएगा तो दे विल बी वेलकम्ड, बहुत अच्छे से उनको ट्रीट करेंगे। तो कम दोस्त जिन लोग हैं उनसे दोस्ती करने की कोशिश करो। ये लोग सीरियस हो, लाइफ में सिंसियर हो, आपके कुछ डिटर्मिनेशंस होंगे, कमिटमेंट्स होंगे, गोल्स होंगे, है ना। और आपको पता है यार, मेरे पास जीने के लिए अब 20-30 साल बचे हैं, तो इसमें मुझे कुछ करना है। एवरी सेकेंड इज प्रीशियस। जो मैं खुद अडॉप्ट करता हूँ ना, मैं से यहाँ प्रवचन नहीं दूंगा, जो मैं खुद हूँ वही बात करूँगा, है ना। आपका जो सुबह का 1 घंटा होता है ना, वो आपका पूरा दिन बनाता है ना। और हफ्ते का पहला दिन आपका पूरा हफ्ता बनाता है, और 1 हफ्ता आपका महीना बनाता है, महीना साल बनाता है, और साल जिंदगी बनाती है। आपका शुरू का 1 घंटा गोल्डन पीरियड होता है। मैं क्या करता हूँ वो मैं बताता हूँ। मैं लेता हूँ ब्लैक कॉफ़ी मस्त, और 1 घंटा मेरे घर की छत पे या नीचे पार्क में, कोई भी शांत एरिया में वॉक करता हूँ। 1 घंटा वॉक करता हूँ आराम से, स्लो, वो एक्सरसाइज वाला वॉक नहीं के तेज, स्लो, एकदम। शरीर सोया हुआ रहता है, उसको जगाने के लिए टाइम देना चाहिए, धीरे धीरे। कॉफ़ी लेता हूँ, वॉक करता हूँ, और पूरा दिन भर का प्लान बनाता हूँ। आज मुझे दिन में ये करना है, ये करना है, ये करना है। एक्चुअली वो सुबह का 1 घंटा इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा ब्रेन को फुल रेस्ट मिल चुका होता है, रात में बॉडी को पूरा रेस्ट मिल चुका होता है। तो आपका जो शुरू का 1 घंटा होता है उठने के बाद, वो बहुत एफिशिएंट होता है हर तरीके से। उस समय आप पीक एफिशिएंसी पे होते हो, है ना, एकदम फ्रेश। तो सोचने में, स्पेशली ब्रेन के लिए, वो 1 घंटा आपका पूरे दिन की प्लानिंग कर सकता है। लेकिन हम
आज की जनरेशन में होता क्या है, सो के उठे, रील्स स्क्रॉल करना शुरू की, मोबाइल में नोटिफिकेशंस देखने लगे, क्या कुछ नहीं तो अपना ट्रेड ही देखने लगे। अपना बता रहा हूँ, ऑफिस का कुछ हो गया, ऑफिस के ग्रुप्स हैं उसमें चेक करने लगे। 1 घंटा सिर्फ अपने आप को दो, अपने आप से बात करो, है ना। जब कुछ नहीं होगा ना, मोबाइल फ़ोन भी दूर रखो। कुछ नहीं होगा ना, आप सोचोगे यार लाइफ में मैं कहाँ जा रहा हूँ, अपने आप से बात करोगे, है ना। किधर भाग रहा हूँ, किधर दौड़ रहा हूँ। क्रिएटिविटी एक आती है ना कि यार क्या मैं ये भी कर सकता हूँ, क्या मैं वो कर सकता हूँ। अपने आप से बात ही नहीं करते लोग। शुरू का 1 घंटा जो भी करो वो आपका पूरा दिन रहेगा, है ना। तो मैं शुरू का 1 घंटा ये सोच लेता हूँ। मेरा एक बहुत अच्छी हैबिट जो मुझे फॉरेन से मिली कि सुबह से ही मैं डिसाइड कर लेता हूँ आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये स्टडी करनी है, आज मुझे ट्रेड्स अगर कुछ बड़े हैं तो वो मैंने, आज ये इवेंट है तो मुझे इस इवेंट से रिलेटेड कुछ स्टडी करनी है ना। आज मुझे कुछ म्यूज़िक रिकॉर्ड करना है ना। आज मुझे इससे मिलना है या उससे मिलना है, किसी से है तो, है ना। कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं काम, तो उनमें क्या प्रोग्रेस है, कुछ पूरे दिन भर का कि आज मुझे इससे मिलना है, आज ये काम करना है, ये करना है, मेरे दिमाग में सेट हो जाता है और मैं लिख भी लेता हूँ। तो सुबह का 1 घंटा आपको पूरे दिन के लिए ऑर्गेनाइज कर देता है। तो ये काम करो। तो डिसिप्लिन की जो आप बात कर रहे हो ना कि हेक्टिक रहता है और ये सब, थोड़ा सा टाइम अपने आप को दो। वो 1 घंटा आपका पूरा दिन बहुत आसान बना देगा। अच्छी लाइफ जीने के लिए चाहिए होता है कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस फेक नहीं होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस रियल होना चाहिए। जब आप मिरर में अपने आप को देखो तो आपको एक पर्सनैलिटी दिखना चाहिए, है ना, जिससे आँख मिला सको, ना कि इधर फैट लटक रहा है, उधर फैट लटक रहा है, तोंद निकल रही है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अपने आप को देख के इंसान को जिसको अच्छा नहीं लग रहा कि यार छोड़ो, तो उसके अंदर से, भीतर से कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। बहुत लोग रेगुलर जिम जाने को सिर्फ अच्छा दिखने के लिए करते हैं। ऑब्वियसली अच्छा दिखते हो आप उससे, क्योंकि आप अपने बॉडी का ख्याल रख रहे हो तो बॉडी अच्छी रहेगी, स्किन अच्छी रहेगी, है ना, आपके इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे रहेंगे। बट जिम जाना या वेट लिफ्टिंग या किसी भी तरह का वर्कआउट जो आपके हार्ट रेट को बढ़ाता है, मसल्स को ग्रो करता है, दैट इज मोर इम्पैक्टफुल इन योर इनर हेल्थ, है ना। जो अंदर से, जो आप इमोशनल हेल्थ आप करके देखो, पसीना बहा के देखो, आपका डोपामाइन कहाँ पहुँच जाएगा, आपको क्रिएटिविटी आपकी अलग आ जाएगी, एक हैप्पीनेस अलग मिलेगी। हाँ, मतलब इनिशियल डेज में पेन होगा क्योंकि आदत ही नहीं, जिसको कभी पसीना बहाने की, उसको इनिशियली थोड़ा सा लगेगा यार इधर क्यों कर रहा हूँ मैं। लेकिन साइंटिफिक फैक्ट ये है कि जब आप वेट लिफ्टिंग करते हो, पसीना बहाते हो, मेहनत करते हो, तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, और वही हार्मोन है क्रिएटिविटी का, ग्रोथ का, डेवलपमेंट का, है ना। तो जिम जाना या होम वर्कआउट करना, जो भी करना, ये तो मस्ट होना चाहिए लाइफ में। इसका तो कोई एक्सेप्शन होना ही नहीं चाहिए, इसको आप स्किप कर ही नहीं सकते। दोनों बेनिफिट है। आप बाहर से अच्छे दिखते हो, दैट इज चलो सेकेंडरी। आप अंदर से, जो आपके ब्रेन की जो वर्कआउट होता है ना, ट्रेनिंग होती है, वो नेक्स्ट लेवल की होती है। वो जो हैप्पी हार्मोन्स जब ब्रेन में पॉजिटिव सिग्नल भेजते हैं, है ना, तो आपको लाइफ अलग लगती है, हाँ, बोरिंग नहीं लगती, क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, कुछ करने की चाहत आएगी, है ना। तो वो बहुत ज़रूरी है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। मेरी फॉरेन की एक गर्लफ्रेंड थी, उसने मुझे सिखाया था कि साला अपने आप को नंगा देखो ना तो अच्छा दिखना चाहिए, है ना, तो अच्छा लगना चाहिए कि हाँ यार, यहाँ तो लोग अपने आप को कपड़े पहन के भी नहीं देख पाते हैं। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? और लाइफ में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या करोगे फिर? क्या सब कुछ फेक रहेगा? ये है पॉइंट कि आपको पहले तो गंदे से निकलना पड़ेगा। हीरे को पहले अगर तराशना है ना तो उसकी क्लीनिंग करना थोड़ा ज़रूरी है। पहले क्लीनिंग करोगे, साफ़ सुथरा हो, तब जाके ग्रोथ की और तराशने की और उसका कुछ शेप देने की और कुछ उससे ज्वेलरी बनाने की कुछ बात होगी। पहले क्लीन करना होगा, है ना। तो क्लीनिंग कैसे होगी? संगत अच्छी रखो अपनी, कम दोस्त रखो, लिमिटेड रखो, छोटी सी दुनिया रखो, क्योंकि जैसी संगत होती है वैसा इंसान हो ही जाता है अपने आप। सबसे खतरनाक चीज़, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन, है ना, सबसे बड़ा हथियार शैतान का गुल्लू, या सबसे ज़्यादा आपको डैमेज करने वाला और अच्छे लोगों को डैमेज करने वाली चीज़, सबसे खतरनाक और जो कि बहुत इफेक्टिव है, वो है इमोशनल मैनिपुलेशन। अब इसको एग्जाम्पल से समझो। इमोशनल मैनिपुलेशन बड़ा टेक्निकल वर्ड लग रहा होगा कुछ लोगों को, इसको एग्जाम्पल से समझो। क्रिसमस पे तोड़फोड़ हुई, लोगों ने जाके इसको मारा, तोड़ा, है ना, डेकोरेशन थे, सब हटा दिया, ये वो, और इसको जस्टिफाई भी कुछ लोग कर रहे हैं कि नहीं ये ज़रूरी है, ये सही है, हमारी धर्म की रक्षा के लिए सही है, हमारे कल्चर के लिए, हमारी संस्कृति बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है ये, है ना। ये इमोशनल
मैनिपुलेशन करता ये है आपकी लाइफ में कि आपको वो जीता जागता मॉन्स्टर बना देता है, ज़ॉम्बी। यू स्टार्ट जस्टिफाइंग क्रिमिनल्स, और आपको ये एहसास तक नहीं होता कि मैं क्या टुटियाई कर रहा हूँ। और इमोशनली मैनिपुलेटेड आप कई तरह से हो सकते हो। रिलीजन इज वन ऑफ द थिंग। आपका कोई फैमिली मेंबर आपको आराम से इमोशनली मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि आप भरोसा उन पर करते हो जिन पे आप ट्रस्ट करते हो। वो कोई बात बोलेगा, इमोशनल एंगल घुसाएगा, आप बीइंग ए गुड पर्सन यू विल बी ड्रॉन टू इट। और जब आप इमोशनली मैनिपुलेट हो जाते हो तो आप वो सब करते हो जो वो इंसान चाहता है। एक लड़की लड़के को इमोशनली मैनिपुलेट कर सकती है, लड़का लड़की को कर सकता है। 10 ब्रेकअप करके आए होंगे, 10 लोगों का दिल दुखा के आए होंगे, लेकिन उस इंसान पर ऐसा लव बॉम्बिंग कर देंगे वो इमोशनल हो जाएगा बेचारा, हेल्पलेस। उसके बाद तो भाई तेरे 10 ब्रेकअप भी सही हैं, तू जो है वही तू ही सही है। तो इमोशनल मैनिपुलेशन इतनी खतरनाक चीज़ है। इंसान ज़ॉम्बीज़ की तरफ भटकता है, इन्फेक्टेड विद डेडली वायरस। हर किसी को काटने दौड़ता है। और ये इतना घटिया कर्मा ऐड करते हैं ना। अगर आप इमोशनली मैनिपुलेटेड हो, आप एक्चुअली एक बहुत ही गलत कर्मा ऐड कर रहे हो, है ना। बिकॉज जब आप इमोशनली मैनिपुलेट हो जाते हो, आप कई अच्छे लोगों को हर्ट करते हो। अभी जैसे क्रिश्चियंस हैं, उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा क्रिसमस में, वहाँ फादर को जाके मारना, है ना, कहीं जिन्होंने अपने खून पसीने मेहनत कमाई से कुछ दुकान के आगे क्रिसमस के वो लगा रहे हैं, या कुछ गरीब लोग बेच रहे हैं सांता की टोपी और वो सब, तो उन अच्छे लोगों को मारना पीटना, है ना, ज़ॉम्बी बन जाते हो आप। शैतान का सबसे बड़ा हथियार होता है इमोशनली मैनिपुलेट कर दो, फिर अपने हिसाब से चलता है। और ज़्यादातर इमोशनली मैनिपुलेटेड आप उनसे ही होते हो जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, करते हो, है ना। आपका लवर हो गया ना, आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो गया। तो कभी भी कोई आपसे इमोशनल बातें करे, है ना, इमोशनल एंगल घुसेड़े, एकदम रेड फ्लैग, सावधान हो जाओ। शैतान के कई तरीके होते हैं। वो आपके जैसा बनना चाहेगा पहले आपको इंप्रेस करने के लिए। मान लो आप धार्मिक टाइप के व्यक्ति हो, है ना, बट आपके के अंदर एक मॉनेटरी वैल्यू है, फाइनेंशियली आपसे हेल्प मिल सकती है ना, फाइनेंशियली आपसे स्वार्थ है उस शैतान का। तो पहले तो आपके जैसा रिलीजियस बनेगा। उसने जिंदगी में कभी चोटी ना रखी हो, तिलक लगाया, लेकिन अचानक से तिलकधारी और चोटीधारी बन जाएगा। आप खुश हो जाओगे, ये तो यार मेरे जैसा हो गया, मेरे से इन्फ्लुएंस हो गया, ये मेरे जैसा हो गया। आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे बिल्कुल। आप बिल्कुल फिर धीरे धीरे वो अंदर से वैसे ही है शैतान, लेकिन आपको लपेटने के लिए। शैतान के विक्टिम्स जो होते हैं ना, वो इमोशनली वीक लोग होते हैं, जिनको जरा में छोटी छोटी बातों में ग्रीड होता है ना, मेरा धर्म, मेरा ये, मेरा वो। तो इमोशनल मैनिपुलेशन अगर आप इसमें फंस गए तो आपकी ट्रेडिंग व्रेडिंग छोड़ो, प्रोफेशनल लाइफ छोड़ो, आपकी पर्सनल लाइफ झंडे है। और आप इतने गलत कर्मा ऐड करोगे, आप इमोशनली मैनिपुलेटर, आप 10 लोगों के साथ बुरा करोगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा। इससे बड़ा दुश्मन आपका कोई हो नहीं सकता। इंडियन पॉलिटिक्स इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल। आज पूरी भीड़, पूरी जमात धर्म के नाम पे इमोशनली मैनिपुलेटेड है। मेरा धर्म खतरे में, मुझे कुछ करना होगा, मुझे बचाना होगा। अच्छा, मैं अब खुद से तो तलवार उठा नहीं सकता, गोली चला नहीं सकता, चलो जो लोग वायलेंस कर रहे हैं, जो लोग मेरे धर्म की रक्षा कर रहे हैं, बजरंग दल और ये वो जो लोग भी कर रहे हैं, मेरे लिए ही तो कर रहे हैं, मेरे धर्म के, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। वो मर्डर करेंगे, मैं उनका सपोर्ट करूँगा, वो रेप करेंगे, मैं उनका सपोर्ट करूँगा। इतना तो मैं अपने धर्म के लिए कर ही सकता हूँ। सोचो, आप शैतान को फीड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप ब्रेन वॉश्ड हो, ज़ॉम्बी हो, इमोशनली मैनिपुलेटेड हो। भाई इस पे मैं बता नहीं सकता, इसके इतने डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस है ना। क्यों चूत बनते हो, क्यों चूत? हाँ, खतरनाक चीज़ है इमोशनल मैनिपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक बेटा अपने बाप के बारे में बोले दूसरों से कि मेरा बाप तो बुलाता है यार, घटिया आदमी है, वहीं पे तुरंत मूर्ख बन जाओगे। क्यों? क्योंकि यार बेटा बाप के बारे में क्यों झूठ बोलेगा यार, करता होगा बाप ऐसा, तभी तो बोल रहा है ना। आप तुरंत मैनिपुलेट हो जाओगे। आप वो, जबकि एक समझदार इंसान की तरह कोई किसी के बारे में कुछ भी बोलता है, एक ये पार्टी हो गई, एक ये पार्टी हो गई, समझदार इंसान क्या करेगा? ये बोल रहा है ये बहुत गंदा आदमी है, ये इंसान बोल रहा है बहुत गंदा आदमी, बहुत गंदा आदमी, बहुत गंदा आदमी है, इसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, वैसा किया था, ये रंडा है, मेरा बाप ऐसा बोल रहा है ना। आप क्या करोगे? आप इसकी बातों में आ जाओगे, है ना। करना ये चाहिए कि भाई कोई किसी के बारे में कुछ भी बोल रहा है, क्रॉस चेक कर लो। पहली बात तो इस पे डाउट करो। एक्सपीरियंस अगर है लाइफ का तो इस पर डाउट करोगे कि इतना क्यों भौंक रहा है बे। चलो वो एक्सपीरियंस नहीं भी है, लेकिन एक ऑर्डिनरी, एक एवरेज आईक्यू वाला इंसान भी दोनों पक्षों का देखेगा कि यार ये इसके बारे में ये बोल रहा है, मैं क्यों इसकी बात में मैनिपुलेट हूँ। भाई इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? चुगली, एक नैरेटिव सेट करना, है ना। यार ये इंसान, ऑफिस में देखते होगे आप, है ना, आपका कोई कलीग है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, अच्छा कर रहा है, सब वो डिजर्व करता है प्रमोशन, लेकिन 2 नल्ले इकट्ठे हो जाएंगे और उसके बॉस को पकड़ेंगे, उसके बॉस को बोलेंगे यार ये तो आज बीबी से झगड़ा करके आया है, और यार ये इस पे तो ना वो क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए, अरे इस पे तो ना कुछ केस में चल रहा है, अरे ये तो ना पता नहीं ऐसा है वैसा है। उसको बॉस को पकड़ लेंगे। अब बॉस अगर चूतिया निकला तो वो अपने जो ब्राइट टीम मेंबर है उसको खो देगा वो।
तुम होगी बात में आके। इंडिया में यही तो है चुगलखोरी, अरे घरों के अंदर देख लो, ऑफिस में देख लो, नेतागिरी में देख लो, सब जगह यही है। लेकिन लोग फंस जाते हैं क्योंकि एक नैरेटिव है, बेटा बाप के बारे में क्यों झूठ बोलेगा यार, नहीं इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोल सकता यार। मैं देखो मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं खुद बनाऊं, है ना, ये चीज़ एक्सपीरियंस से आती है ना। एक बेटा अपने बाप के बारे में क्यों झूठ बोलेगा, या एक माँ अपने बेटे के बारे में क्यों झूठ बोलेगी, ऐसे करके हमने एक नैरेटिव जो प्री डिटरमिन्ड होते हैं कि नहीं। अब तो लोगों की थोड़ा सा ना मैनिपुलेशन बहुत खतरनाक चीज़ होती है। कोई भी आपको कोई भी नेगेटिव बात बोल रहा है, कोई भी कुछ भी नेगेटिव बोल रहा है आपको, पहले आप उस इंसान को सुन लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं सुनने में, लेकिन इतनी अवेयरनेस रखो कि ये जो बोल रहा है ये है कौन, क्या कोई ये 10वीं फेल नल्ला तो नहीं है ना, क्या ये कोई ऐसी औरत तो नहीं है जिसने बचपन से अपने माँ बाप के झगड़े देखे हों, लड़ाइयाँ बढ़ाइयाँ देखी हों, वायलेंस देखा हो। क्योंकि अगर ऐसी औरत है जिसने बचपन से ही अपने घर में पैदा होते वक्त ही वायलेंस देखा है, सेपरेशन देखा है और तरह तरह की बुराइयां देखी हैं, तो वो औरत फिर कैसे अच्छी हो पाएगी बड़ी होकर। बहुत रेयर एक्सेप्शंस होंगे, वो जैसा सीख रही है बचपन में वही करेगी। अगर उसके माँ बाप बदनाम हैं तो वो अपने पति को ही बदनाम करेगी, वो हर आदमी को बदनाम करेगी, अपने बच्चों को ही बदनाम करेगी, वो यही करती रहेगी। तो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देखो कि इंसान है क्या, कहाँ से आता है। मेरे से ये गलतियाँ हुई कई बार, इनफैक्ट अपनी टीम में भी कुछ गलत लोग को एंट्री कर ली थी, सिर्फ भरोसा करके। यार किसी ने बोला कि ये अच्छा है, मान लिया अच्छा है, किसी ने बोला यार ये नहीं है, ये बेकार आदमी है, मान लिया। क्यों मानना है, अपना खुद का चेक करो। अदरवाइज यही होगा, नेशनल लेवल पे होगा, मुसलमानों से नफरत करने लगोगे, क्रिश्चियन से नफरत करने लगोगे, है ना, आपके सोसाइटी के लेवल पे होगा, आपकी फैमिली के अंदर होगा, है ना, अपनों में से किसी को भी नफरत करने लगोगे। क्यों? क्योंकि किसी बातों में आ गए। तो ये जो कचरा है ना, ये 2026 में हटा दो, समझदार इंसान बन जाओ। एक और चीज़ बोलूँगा यार, देखो 2026 में हमको ग्रो करना है, तो पहले तो हम आज तक जितना ग्रोथ किया है हमने अपनी लाइफ में, उनके पीछे कुछ लोग रहे हैं, है ना। वो हमारे टीचर्स हैं, हो सकते हैं हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई अनजाना इंसान भी हो सकता है जिसने कहीं कभी आपकी मदद की हो, लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा बढ़कर होते हैं पेरेंट्स। तो अपने पेरेंट्स को 2026 में बहुत टाइम दो, बहुत रिस्पेक्ट दो। टाइम से बड़ा रिस्पेक्ट कुछ होता नहीं है, आप उनके साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे, है ना, कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स, कुछ भी जो भी है, सेलिब्रेशन, कभी बाहर खाना, कहीं घूमने चले गए, तो जिन लोगों ने आपको बनाया है, आपके पेरेंट्स, उनके लिए थैंकफुल रहो, है ना। सिर्फ उनको बोल मन में रखना नहीं है, एफर्ट करो, टाइम दो। जॉब में कई लोग मेट्रो सिटीज़ में कुछ भी है, लेकिन इसका सॉल्यूशन निकालो, क्योंकि आपकी लाइफ में हो सकता है 10-20 साल हो, पेरेंट्स की लाइफ में शायद 6 महीने बचे हों, 3 महीने बचे हों, है ना। तो कितनी बार तो बहुत लोग ओल्ड एज में जो होते हैं वो हार्ट अटैक पता नहीं कहाँ से आ जाता है, अचानक से हार्ट अटैक हो जाता है, पता ही नहीं चलता, है ना। तो स्टार्टिंग 1 जनवरी मतलब कल से ही जिन्होंने आपको बनाया है ना, एक बाप का तो खासकर, है ना, माँ बाप दोनों ही आपको बनाते हैं, है ना। माँ का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा माना जाता है, वही क्योंकि इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। 9 महीना माँ कोख में रखती है बच्चे को और फिजिकल पेन सहन करती है, लेकिन आप ये क्यों अंडररेट करते हो कि वो 9 महीना है, बाप दिमाग में ढो रहा होता है कि आगे मुझे ये करना है बच्चे के लिए। पूरी दुनिया अगेंस्ट में खड़ी होती है, हर कुछ कंपटीशन है दुनिया में, हर जगह करप्शन है, इंडिया में तो हर कुछ है। उन सब से फाइट करके आगे बच्चे को कुछ करना, ये बोझा बाप ढोता है ना। तो ज़्यादातर दुनिया में माँ बाप अच्छे ही होते हैं, सब बहुत बढ़िया होते हैं सब। और देखो कुछ जैसे आई लव कुलदीप सेंगर, आई लव बोल रहा हूँ, आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर वाली औरत थी ना, ऐसी भी औरतें रहेंगी शैतान। ऐसे भी आदमी रहेंगे जो रेप कर देंगे दूसरी लड़की का, लेकिन अपनी बेटी को बोलेंगे देख मैं तेरा बाप हूँ तो मैं तेरे लिए तो अच्छा हूँ ना, लेकिन उसी की उम्र की दूसरी लड़की का रेप कर देंगे। नेता ये करते हैं, ऐसे हरामी माँ बाप भी होते हैं, क्रिमिनल। लेकिन ज़्यादातर 99% माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं। 1% क्रिमिनल टाइप के होते हैं, तो 5% होते होंगे, लेकिन होते हैं वो, है ना। तो वो आपको अपने इंटेलेक्ट से देखना है। किसी भी आदमी औरत का पेरेंट की जब हम बात करें, उसका बैकग्राउंड चेक कर लो। मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स क्या थे, मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स पढ़े लिखे लोग थे, या मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स झगड़ालू लोग थे, है ना, शैतान लोग थे। उनकी हिस्ट्री देख लो कि क्या करते थे वो, क्योंकि उनका बचपन, आपने अपने पेरेंट का बचपन नहीं देखा ना। और जब हम ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें, हमारा ब्रेन एक सिस्टमेटिक वे से काम करता है। अगर एक बच्चा अपने माँ बाप को झगड़ते हुए देख रहा है, सेपरेट होते हुए देख रहा है, वायलेंस देख रहा है, मारपीट देख रहा है, और उसी माहौल में पल बढ़ रहा है, तो आप यकीन मानो इतनी नेगेटिविटी उस बच्चे में भर जाती है ज़िंदगी भर के लिए ना। बहुत डीप बात बोल रहा हूँ मैं ये। और वही पर्सन जो कभी बच्चा था और अपने माँ बाप को झगड़ता हुआ देख रहा था, गंदा माहौल देख रहा था, माँ बाप उसके सोसाइटी में बदनाम है, उस बच्चे की बड़े होकर शादी कर दो आप, वो 99% चांस है कि वो पर्सन, औरत भी हो सकती है आदमी, बड़े होके अपने पति को बदनाम करेगा, बच्चों को बदनाम करेगा, क्योंकि उसने अब जिंदगी भर अपने माँ बाप की बदनामी देखी है।
मेरी माँ इतनी बदनाम है तो मैं किसी की इज्जत होते हुए कैसे देखूं? वो अपने पति को सबसे पहले टारगेट करेगी, या पति हो तो पत्नी को सबसे पहले टारगेट करेगा कि भाई साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है बचपन से, है ना। जो नार्सिसिस्टिक लोग हैं वो ऐसे ही बनते हैं। तो ऐसे अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं कि कुछ हरामी माँ बाप भी होते हैं, लेकिन 99% अच्छे होते हैं। तो उनके लिए थैंकफुल रहो, उनको टाइम दो अपना, है ना, उनके लिए गिफ्ट्स लाओ। क्या पता भगवान ना करे लेकिन 2026 शायद उनका आखिरी साल हो, है ना। एज अपना काम करती है, उसमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, पूरी दुनिया में है सबके लिए। इंडिया में लोग थोड़ा जल्दी मर जाते हैं क्योंकि फूड हैबिट्स ही गलत होती हैं, न्यूट्रिशन का नॉलेज ही नहीं होता है ना। हमारे यहाँ एवरेज लाइफ स्पैन कम है। अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो यार। ये एक चीज़ जो मैंने कॉन्फिडेंस वाली बोली कि मिरर में जब देखो तो एक ऑरा होना चाहिए आपका, है ना। अगर वो ऑरा शैतान का है तो अपने आप एक रिपल्शन होता है कि यार ये इंसान गड़बड़ लग रहा है यार। कई लोग बातों में बहुत मीठे होते हैं लेकिन उनका ऑरा बहुत नेगेटिव होता है। तो जो भी है एक ऑरा होना चाहिए। तो अपनी, अभी किसी ने जिम का पूछा था, जिम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छी डाइट, क्लीन डाइट, है ना। बॉडी में कचरा मत डालो भाई, अच्छी चीज़ें खाओ, क्लीन डाइट रखो। और ये है कि मसल्स जितनी ज़्यादा हो बॉडी में उतना अच्छा रहता है ना। साइंस उसी तरह से काम करती है, बट मेन पार्ट इज़ डाइट। एक चीज़ करो 2026 में बढ़िया, कल परसों 2-3 दिन में अपने एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ जो आपको बचे हुए अगले 10-20 साल 30 साल काम आएगी। अपने मेडिकल टेस्ट कराओ, है ना, फुल मेडिकल चेकअप, और उसमें सारे विटामिन चेक करो, आपके हर एक विटामिन, जो भी पूरी एक्सक्लूसिव जो टेस्ट होते हैं वो कराओ और देखो हर एक चीज़ कि मेरे अंदर क्या कमी है। विटामिन ए की कमी है तो देखो कौन सी चीज़ें विटामिन ए देती हैं, वो खाओ। विटामिन ई की कमी है, विटामिन ई स्किन और हेयर्स इनके लिए होता है, तो देखो क्या चीज़ें खाने से वो इम्प्रूवमेंट हो सकता है उसमें, है ना, या क्या सप्लीमेंट्स लेके हो सकता है। कई चीज़ें जैसे ठंडे देशों में, यूके में रहता था, धूप देखने को ही नहीं मिलती थी कई महीनों तक, तो वहाँ पे लोग इसके विटामिन ई के, विटामिन डी के, है ना, सप्लीमेंट्स लेते थे। तो लेना पड़ते हैं, वो इफेक्टिव भी होते हैं, है ना। तो वो देखो अपनी बॉडी में क्या क्या कमी है। उस बहाने होगा ये कि आप न्यूट्रिशन का नॉलेज मिलेगा कि यार ये चीज़ें मेरी बॉडी में कमी है तो इसको मुझे पूरा करना है। क्योंकि देखो बेसिक सही होना चाहिए, बेसिक इज योर बॉडी। आपकी बॉडी अच्छी है तो आपका माइंड अच्छा होगा, माइंड अच्छा होगा तब तो ट्रेडिंग कर पाओगे ना भाई, तब तो अपना जॉब कर पाओगे। ये प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। देखो 2026 में सब बोलेंगे ये मेरा रेजोल्यूशन, वो रेजोल्यूशन। मैं बोल रहा हूँ भाई बेसिक ठीक कर लो, अपनी बॉडी ठीक कर लो। तो मेडिकल टेस्ट करा लो जो होता है अपना एक्सक्लूसिव, उसमें देख लो क्या क्या चीज़ें कमी है ना। इस बहाने न्यूट्रिशन की नॉलेज ले लो। वो न्यूट्रिशन की नॉलेज आप अभी लोगे, आगे चल के आपके बच्चों के लिए काम आएगी, आपके बच्चों के बच्चों के लिए काम आएगी। आप में वो जो नॉलेज आ जाएगी वो आपसे जुड़े हुए हर लोगों को आप वो नॉलेज दे सकते हो। अल्टीमेटली लाइफ इज़ ऑल अबाउट नॉलेज। न्यूट्रिशन का नॉलेज हो जाएगा इस बहाने, है ना। मैंने यही कहा था, मैं कौन सा डॉक्टर की पढ़ाई की है, लेकिन मेरे को न्यूट्रिशन का अच्छा खासा नॉलेज है, क्योंकि ध्यान रखा अपना, है ना। एक और चीज़ बड़ा कचरा फैल रहा है जो मैं देखता हूँ ज़्यादातर, कि वही डिजिटल दुनिया है ना अभी, तो सब लोग वो क्या बोलते हैं, कंपटीशन चल रहा है ना, नैरेटिव सेट करने का। मतलब कई बार देखता हूँ मैं, वैसे तो अपना व्हाट्सएप बहुत कम देखता हूँ, कभी देखता हूँ तो चेक करता हूँ, स्टेटस लगा रखा है किसी ने कि मैं डिनर कर रहा हूँ, डिनर की अपनी प्लेट की फ़ोटो, मैंने केक ऑर्डर किया, मैं यहाँ घूमने गई, मैं यहाँ घूमने गया। ये सब लोग शो ऑफ कर रहे हैं, देखो मैं कितना खुश हूँ, देखो मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ, देखो वैसा, देखो वैसा, देखो वैसा, दिखा रहे हैं सब। अरे दिखा रहे हैं, अपने बच्चों को उसमें घुसेड़ दिया। मैंने अपने बच्चे को, जन्माष्टमी आई, मैंने अपने बच्चे को कितना अच्छा कन्हैया बनाया, देखो तुम्हारे वाले कन्हैया से अच्छा मेरा कन्हैया है। खतरनाक होड़ लगी है भाई शो ऑफ करने की। लोग दूसरों को दिखाना चाहते हैं, देखो हम कितना एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, देखो हम कितने बेस्ट है ना। पहले जब मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे तो वर्ड ऑफ माउथ चलता था, मोबाइल फ़ोन हो गया तो स्टेटस लगा लगा के और ये सबको दिखा रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि भाई दिखाने से अच्छा है आइसोलेट हो जाओ। लोग आपको ढूंढते फिरें कि भाई गया कहाँ, और एक्चुअली एंजॉय करो लाइफ, एक्चुअली एंजॉय करो। और एंजॉय आप तब कर पाओगे जब अच्छा कमाओगे, है ना, अच्छी हैबिट्स रखोगे, वर्कआउट करोगे, जो चीज़ पसंद है, म्यूज़िक, ट्रैवल, वो करोगे। क्यों किसी को बताना। आज 5 साल हो गए मेरे बारे में, ज़्यादा कोई कुछ नहीं जानता, है ना। ये चीज़ मैंने अर्ली एज में सीख ली थी कि एक्चुअली हैप्पी रहो। आप एक्चुअली हैप्पी रहोगे तो वो ऑरा रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि ये कंपटीशन में तो हर कोई लगा हुआ है, मेरा स्टेटस देखो, मेरा स्टेटस देखो। अब तुमने केक ऑर्डर किया तो खा लो ना भाई, खा लो, क्यों दिखा रहे हो सबको। नज़र और लगा ले, पेट में कीड़े पड़ जाए तुम्हारे। आज बहुत लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, आप हाइपोक्रेसी देखो। बहुत सारे रिलीजन में ये नाचना गाना, है ना, और ड्रिंक, ये सब बहुत खराब माना जाता है, लेकिन कितने लोग आज करेंगे। आप तो चलो वो छोड़ो, हिंदू धर्म में जीव हत्या पाप है, चाहे वो मुर्गा हो, चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, चाहे कोई भी हो जानवर हो, जीव हत्या पाप है। लेकिन साला सबसे बड़े कंज्यूमर मीट के पूरी दुनिया में तो चलो क्रिश्चियंस होते हैं, वो सब है, क्योंकि वेस्टर्न यूरोपियन, इंडिया में सबसे ज़्यादा मीट कंज्यूमर्स हिंदू। अरे तुम हिंदू खतरे में चिल्ला रहे हो, लेकिन तुम्हें हाइपोक्रेसी देखो कि तुम्हें मीट खाए बिना चैन नहीं मिल रहा। तो या तो सीधा मान लो कि भैया ठीक है यार, हम नहीं फॉलो करते धर्म को, तो काहे का खतरा और काहे का क्या, लेकिन करते हैं। बाउंड्री से बंधूंगा, मैं हिंदू, लेकिन पार्टी करेंगे न्यू ईयर, उसमें चाहिए मटन चिकन, दारू शारू,
तब हिंदू खतरे में नहीं है। डोंट फॉलो रिलीजन, डोंट फॉलो सोशल बाउंड्रीज, आज़ाद रहो, जो सही लगे वो करो। बंधोगे तो उड़ने का मन करेगा। मीट खाना बुरी बात है, दारू पीना बुरी बात है, बंधोगे तो उड़ने का मन करेगा। उड़ने का मौका आज मिल जाता है 31 तारीख को, या चोरी चुपके ढूंढी लेते हो कहीं ना कहीं। इससे अच्छा फ्री विल में रहो। भाई होता हुआ धर्म में वेरी सॉरी, धर्म आई एम सॉरी, देखेंगे नरक मिलेगा, नरक स्वर्ग मिलेगा। ठीक है, बहुत लोगों के ब्रेकअप्स हो जाते हैं, कई तरह के ब्रेकअप्स होते हैं। किसी का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है ना, तो देवदास बन गया। कोई गर्लफ्रेंड का अपने बंदे से ब्रेकअप हो गया तो भैया सुसाइड करना है ना। कई लोग होते हैं मतलब इस तरह से इमोशनल थोड़े से वीक होते हैं, है ना। कई लोगों का अपने फैमिली में ब्रेकअप हो जाता है कि अरे बाप ने घर से भगा दिया, है ना, तो ये हो गया, तो माँ ने कर दिया, तो इसने कर दिया, भाई बहन ने कर दिया, भाई ने कर दिया। कई तरह के ब्रेकअप्स होते हैं ना, जो इंसान कनेक्टेड रहता है, ब्रेकअप हो जाता है। तो देखो, जिन लोगों का ये होता है, ये होता ही है और ये होता रहेगा। हर साल कई लोग मिलते हैं, कई लोग बिछड़ते हैं। तो जिन लोगों का ब्रेकअप होता है, भाई एक चीज़ याद रखो, दुनिया में 8 अरब लोग हैं, 800 करोड़। अगर एक पर्सन जाता है ना, चाहे वो आपका क्लोज फ्रेंड हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे सगे फैमिली मेम्बर्स हो, आगे बढ़ो ज़िंदगी में, कुएं के मेंढक बन के मरो मत कि मैं तेरे प्यार में देवदास, तू मेरी फैमिली, तू मेरा यार, है तू मेरा प्यार। 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में। आपका शहर छोटे से छोटा शहर भी हो तो साला एक आध लोग तो वहाँ पे भी होंगे। तो 1 लाख लोगों में कोई अच्छे नहीं मिलेंगे। जाओ यार, एंजॉय करो, मिलो जुलो, लोगों से दोस्त बनाओ और उसकी ढोल मत पीटो। अच्छे लोगों को जोड़ते रहो अपनी लाइफ से, कम मिलेंगे लेकिन समझदार, इंटेलेक्चुअल, जोड़ते रहो। तो अगर कोई जाता है लाइफ से, है ना, तो आप ये समझ लो कि किसी के जाने से जो जा रहा है उसको थैंक यू बोलो, क्योंकि उसने आपको लिटरली 800 करोड़ अपॉर्चुनिटी दी के जा रहा है वो आपको, है ना, ये जा रही है 800 करोड़ अपॉर्चुनिटीज़। ये चीज़ें आप नोट कर लो, क्योंकि यही चीज़ें आप अपना बेसिक्स राइट करोगे ना, 2026 में हीरा जब साफ़ हो जाएगा, केमिकल्स वगैरह दो, तभी उसको तराश सकते हैं। मिट्टी से निकला हुआ हीरा वो आप तराश नहीं सकते, है ना, पहले उसको तैयार करना पड़ता है। तो पहले तैयार हो जाओ, ठीक है, बेसिक्स चीज़ें ठीक करो। बड़े बड़े रेजोल्यूशन लेने से कुछ नहीं होगा। दोस्त कम रखो, अच्छे रखो। जिन लोगों के कम दोस्त हैं उनसे दोस्ती करो, है ना। जिन लोग कम दोस्त हैं, आप यकीन मानो उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। वह मुझे चाहिए ही नहीं जरूर कि मुझे ये ज़रूरत पड़े तो मैं इसके लिए ये दोस्त बना लेता हूँ, तो मुझे वो ज़रूरत पड़े तो उसके लिए मैं वो वाला दोस्त बना लेता हूँ, तो मैं 4 ज़रूरत के लिए 4 अलग दोस्त बना लेता हूँ। ऐसे करके एक बड़ा सा सर्किल बन गया। ऐसे लोग इनसिक्योर होते हैं। जो बंदा सिक्योर उसे पता है मुझे कुछ कोई नहीं चाहिए, मैं हूँ ना, ऐसे लोग स्ट्रांग होते हैं। ऐसे लोगों से दोस्ती करो। जिन अच्छे लोगों से दोस्ती करोगे आप, उनसे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखोगे। ट्रेडिंग से रिलेटेड भी मैं 2026 में बता दूँ आपको, तो एक चीज़ अच्छी ये करो कि बड़ी मछली बन के आओ। 10,000, 20,000, 50,000 से ट्रेडिंग नहीं होती। प्रैक्टिस कर सकते हो बस, ट्रेडिंग नहीं होती। मैंने कल भी बोला, पिछले 2-3 लाइव स्ट्रीम बोल रहा था, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख है अकाउंट में पड़ा हुआ है। मैं उस पूरे पैसे से ट्रेड नहीं कर रहा, मैं 1 लाख से ही ट्रेड कर रहा हूँ, मैं 2 लाख से ही ट्रेड कर रहा हूँ। मेरा 80-90% कैपिटल फ्री पड़ा है। तो वो जो मैं 1-2 लाख अमाउंट लगाऊंगा ना किसी भी ट्रेड में, वो अच्छा ट्रेड होगा। उसमें मेरा कोई इमोशंस नहीं जुड़ा है, करो या मरो वाली पोजीशन नहीं है कि ये जो है बस यही 1 लाख है। तो वो जो बैकअप में आपका पड़ा हुआ है ना, जो बड़ी मछली हो, आपकी जो बड़ी पूंछ है, बड़ी बॉडी है, वो आपको इस 1-2 लाख को मैनेज करने में बहुत ताकत देती है, बहुत विजडम देती है, इमोशंस हटा देती है। तो 2026 में ये करो, मार्केट में अगर रहना बड़ी मछली बन के आओ। और नेवर यूज़ होल कैपिटल, यूज़ 10% ऑफ कैपिटल। पड़े रहने दो बाकी वैसे ही। मैं भी तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोग्राम में जो सिखा रहा हूँ, उसमें मेरा कंसिस्टेंटली जो ट्रेड्स हो रहे हैं, कैपिटल का हार्डली 10% यूज़ कर रहा हूँ किसी एक ट्रेड में। ज़्यादा से ज़्यादा 20% कोई बड़ा ट्रेड है तो, इवेंट है तो, इससे ज़्यादा कहाँ यूज़ कर रहा हूँ। और अकाउंट ग्रो हो रहा है, करते जा रहे हो कि छोटा छोटा करके बड़ा लॉस हो जाता है। तो छोटा छोटा आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके पास 50,000, 1 लाख है, आपने उससे पूरा खेल दिया। चल गया, नहीं गया तो नहीं गया। ऐसे करके एक लाख करके 5 लाख लॉस हो गया। तो वो अगला जब आप 1 लाख करोगे तो आप बोलोगे 5 लाख बने तो बने, नहीं थे ये भी डूब जाए। 6 लाख का लॉस हो गया। फिर आप 1 लाख लगाओगे, 6 लाख बने, ठीक, फिर ऐसे करके 10 हो जाएगा। अगले 1 लाख से आप और ज़्यादा रिस्क लोगे, भैया 10 गुना हो तो मैं करूँ, नहीं तो क्या डूब जाए, 10 हो जाए तो चल 11 से। ये तो दलदल है, इससे आप कभी नहीं निकल पाओगे। बेटर 10-20 लाख के कैपिटल से आओ और उसमें 1-1 लाख के रिटर्न्स टारगेट करो, है ना। अभी जो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोग्राम शुरू किया उसमें दिन का 10-20 हज़ार टारगेट करते हैं, है ना। 20-30 हज़ार वैसे ही चल रहा है। वो धीरे धीरे कैपिटल ग्रो होकर 1.5 लाख का 7 लाख हो गया, है ना। हुआ ना, सामने दिखाया। और मेरा क्या, कितने लोगों का हुआ कमेंट करके बता दो भाई, तो जितने भी लोग हो। तो उस तरह से आओ कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट रिटर्न्स, है ना। ऑप्शन राइटिंग हेजिंग में वो बन जाते हैं। इसीलिए बहुत लोग ये शाम को देखेंगे, रात में देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। जब भी देखो तो कमेंट करना इस पर। वैसे तो आप लोगों ने चैट पे कमेंट किया ही है, फिर भी ये कमेंट भी ज़रूर करना कि आप लोगों ने मुझसे 2025 में क्या सीखा, है ना। 2025 में ओवरऑल आपका कैसा रहा। एंडिंग तो अच्छी हो रही है ना, आपके पोल रिजल्ट्स बता रहे हैं, बट ओवरऑल 2025 में आपने क्या सीखा। चलो यार, हैप्पी न्यू ईयर। और फिर मिलेंगे अपन, जहाँ तक परसों मिलेंगे अब।
ठीक है भाई, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर। और ये जो जितनी बातें मैंने की इसको नोट कर लेना है ना, ये बेसिक अपना फंडा स्ट्रांग रखो, फंडामेंटल ये सही रहेगा, सॉलिड रहेगा, फिर ग्रोथ की बात होगी, है ना। ये चीज़ कर लो, इतना सॉलिड फंडामेंटल हो जाएगा ना आपका, यहाँ से लाइफ आपको एकदम चेंज हो जाएगी पूरी तरह, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ठीक है भाई, मिलते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के बाद।